Hello learners, welcome back to my channel Info BHU. I'm back with yet another important topic of commerce and in today's video I will discuss MCQs based on money and banking. So आज के इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं ये टॉपिक आपके सिलेबस की एक मेन हेडिंग है एंड इससे BHU BCom एंट्रेंस में हर साल 15 क्वेश्चंस आते ही हैं. तो आज इसीलिए इस टॉपिक पे MCQs कवर करेंगे हम एंड जस्ट टू रिमाइंड स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर वेल यू ऑल नीड टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs and as I'm here to help you all, for that I'll be providing content regularly until your exams will be conducted. And not to mention again, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो BHU BCom एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऑल्सो अगर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ मनी एंड बैंकिंग आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके एंट्रेंस सिलेबस का, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो before starting the session I will again convey that as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है आपसे कि मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड दिस. ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था आपसे यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट्स. ऑप्शन है आपके पास. ऑप्शन नंबर 1 से इज क्रॉथर, सेकेंड इज रॉबर्टसन, थर्ड वॉकर या फोर्थ मार्शल. ठीक है, तो देखिए मनी इज व्हाट मनी डज, इस तरह के देखिए स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स या डेफिनेशंस को जो है कई बार कोट करके आपसे पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट या ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की थी. तो मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि BHU BCom में ये एक पैटर्न काफ़ी कॉमन है स्टूडेंट्स. बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट की पर्टिकुलर कोई एक डेफिनेशन जो है क्वेश्चन में आपको एज अ स्टेटमेंट कोट कर दी गई है एंड पूछा गया फिर कि ये किसने कहा था. ठीक है, ये कौन से मैनेजरियल स्कॉलर की दी हुई डेफिनेशन है और वहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है. तो अगेन जो भी आपके सिलेबस की जो मेन हेडिंग्स हैं एटलीस्ट उनकी डेफिनेशंस आपको ना हर एक स्कॉलर की जो भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में हो चाहे या इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, ठीक है, उनके लिए भी आप क्या कीजिए कि उनकी एक जगह पे आप नोट्स बना लीजिए. ठीक है, तो इसी तरह ये एक स्टेटमेंट है कि मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये किसने कहा था. तो देखिए ये प्रोफेसर वॉकर ने कहा था. ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा. एंड क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का ये भी मैं आपको समझा दूँ. आई होप आपके लिए फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना. तो मनी इज़ व्हाट मनी डज, तो देखिए मनी का जो फंक्शन होता है ना, मनी के बेसिक फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं. First is it acts as a medium of exchange, another it's a measure of value and it's a unit of account. ठीक है, अगर ये तीनों फंक्शन कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट इन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि ये मनी है. ठीक है, तो मनी इज़ व्हाट मनी डज, तो यानी मनी कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इस फंक्शन को, जो मनी के फंक्शंस होते हैं बेसिकली वो उन्हें परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. सिर्फ ये याद करने से कि ये किसने कहा था आपका काम नहीं चलने वाला है. ठीक है, पूरी आपको जो है चीज़ें पता होनी चाहिए, पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लैरिफाइड होना चाहिए. अदरवाइज अगर देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई करके देना चाहूँ कि मनी इज़ व्हाट मनी डज बाय दिस स्टेटमेंट व्हाट वॉकर मेंट, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या है. ठीक है, तो मनी कुछ भी ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है जो कि मनी का काम करती है. ठीक है, मनी का काम क्या है, क्या फंक्शन है मनी का, टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, टू एक्ट एज अ मीजर ऑफ वैल्यू एंड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. तो ये तीनों फंक्शंस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो मनी है. ठीक है, तो ये सीधी सी बात है. इन्होंने ये स्टेटमेंट को जो है कोट किया है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये प्रोफेसर वॉकर का स्टेटमेंट है. ठीक है, तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आ सकता है. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है आपसे कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स इज कॉल्ड. ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी ने समझ लिया होगा. इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं. ठीक है, एक गुड के अगेंस्ट अगर आप दूसरे गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ये पहले प्रिवेल करता था, अब नहीं है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन है पे आपका करेक्ट है. एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, वट पजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है दैट पजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी उसको हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है. दैट इज़ मनी ऑफ कोर्स. ठीक है, मनी ही एक ऐसी चीज़ है जिसे जो है हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट है, मनी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो मनी एक ऐसी जो है कमोडिटी है, एक ऐसी चीज़ है जिसे हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कि
विच टाइप ऑफ डिपॉजिट गिव्स हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई होप ऑप्शन रीड आउट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ डिपॉजिट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है, तो वो है फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, तो विच बैंक डील्स विद द शॉर्ट टर्म क्रेडिट? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपको बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ बैंक है जो कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट में डील करता है। तो ये देखिए आपका कमर्शियल बैंक है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। जो भी अदर ऑप्शंस हैं ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट में जनरली डील नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन यानी कि कमर्शियल बैंक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक फंक्शन कमर्शियल बैंक के जो भी फंक्शंस है उसमें से नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इशू ऑफ पेपर नोट्स। ऑफ कोर्स पहला ही फंक्शन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ जो है हमारे सेंट्रल बैंक के पास ये राइट है, ये फंक्शन सिर्फ सेंट्रल बैंक का है। ठीक है, रेस्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स या क्रेडिट कंट्रोल, ये सभी फंक्शंस ऑफ कोर्स कमर्शियल बैंक्स जो है दे कैरी इट। बट ये कैसा फंक्शन है इशू ऑफ पेपर नोट्स, ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास इसका राइट है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इशू ऑफ पेपर नोट्स। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नियर मनी। तो स्टूडेंट्स, नियर मनी क्या होता है? कोई भी ऐसी एसेट या कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसे हम तुरंत से जो है लिक्विड फॉर्म में हो, वो इतनी लिक्विड फॉर्म में हो कि हम उसे तुरंत मनी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी जो है चीज़ है जो कि नियर मनी की तरह आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि पेपर नोट्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी मनी ही होता है, तो उसे नियर मनी में हम क्यों काउंट करेंगे। तो अदर्स जितने भी ऑप्शन है जैसे कि ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये सब बिल्कुल आपके नियर मनी की कैटेगरी में आते हैं। बट पेपर नोट्स खुद ही मनी है, इसे नियर मनी में आप नहीं जो है काउंट कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेपर नोट्स, दिस इज करेक्ट। ठीक है, इसे मार्क कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। विच बैंक इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? ऑलराइट, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज समवन हु ब्रिंग्स द लिक्विडिटी। ठीक है, तो अगर कोई एक से हमारा जो कमर्शियल बैंक है, अगर उसके पास लेंडिंग के लिए और फंड्स अवेलेबल नहीं हैं, लेंडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो किसकी तरफ, टू हुम दे टर्न टू, वो जो है हमेशा आरबीआई की हेल्प लेते हैं, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन होता है, बेसिकली जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसी एक इंस्टीट्यूशन को। तो ये हमारा जो है सेंट्रल बैंक ये काम करता है, इसलिए हमारे सेंट्रल बैंक को कहा जाता है द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जो भी आपके ऑप्शन में हो उसे आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछ रहा है आपसे कि इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इस तरह से जब भी पूछेगा कि रिजर्व बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10। विच बैंक एन्जॉयज मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू? आई होप यहाँ पे ऑप्शन रीड आउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओनली सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, पूछ रहा है कि फॉर विच फंक्शन मनी इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट हम किस फंक्शन के लिए मनी को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। ए से इज मीजर ऑफ वैल्यू, सेकेंड इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फोर्थ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इसे एज अ मीजर ऑफ वैल्यू की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप मनी को एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ट्रीट कर रहे हैं तो ये किस फंक्शन में जो है इसका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली इट एक्ट्स एज अ मीजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, विच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा आपसे पूछ सकता है कि विच इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक, तो आपका आंसर कुछ और होगा। और अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि विच इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल बैंक्स, तो आपका आंसर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो अदर वाला जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि विच इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स मेंशन है,
तब आपका आंसर बैंक ऑफ इंग्लैंड हो जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में इस्टेब्लिश हुआ था और उसी के बाद जो है अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ने अपने अपने सेंट्रल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया है। तो इस ये बिकॉज सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पूछे आपसे कि विच इज़ कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल बैंक्स, तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑप्शन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आप टिक करिएगा, ठीक है। अगर सिर्फ मदर ऑफ ऑल बैंक्स पूछे, क्यों, क्योंकि मदर ऑफ ऑल बैंक्स कौन है, हमारे कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं उसको जो है गवर्न कौन करता है, वो आरबीआई करता है। तो अगर सिर्फ मदर ऑफ ऑल बैंक्स अगर आप से पूछा जाए तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। बट अगर मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स पूछा जाए तो ये बैंक ऑफ इंग्लैंड होगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड ईयर भी बिल्कुल याद रखिएगा कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1694 में, ठीक है। ये फर्स्ट अपने टाइप का फर्स्ट बैंक है, ठीक है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऑफकोर्स आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं आपके पास उसमें से आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन को जो है मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इसमें पूछ रहा है कि हु डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पब्लिक अथॉरिटीज़ का जो भी इनकम है या एक्सपेंडिचर है, ये पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड आई होप ये आपको जो है रिलेट करते बन रहा होगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे पब्लिक जो है लगा होता है वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए जो है रेफ़र कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अगर आप देखना चाहें कि हु डील्स विद दिस, तो वो होता है पब्लिक फाइनेंस। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू you, and if you have any queries you can drop them in the comment box. I will surely address your concern. And also if you have any other concerns you can mail me at aim4bhu@gmail.com. or if you like the content, please like the video and share it with your friends. Subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning, students.